प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। राष्ट्र काव्य की विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व में हमने राष्ट्र काव्य की विशेषताओं पर 2 वीडियो बनाए हैं और उसका तीसरा और जो अंतिम भाग है वह अब आपके सामने है। और इसी के साथ में राष्ट्र काव्य हमारा पूर्ण हो जाएगा और आदिकाल भी समाप्त हो जाएगा। रासो ग्रंथ, आदिकालीन साहित्य ग्रंथों को रासो ग्रंथों के साथ में रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। आदिकालीन जो साहित्य है उसके अधिकांश ग्रंथों में रासो शब्द जुड़ा हुआ है और इससे स्पष्ट होता है कि जो रासो शब्द है वह काव्य के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न विद्वान अपने अपने ढंग से अलग अलग करते हैं। इस पर हमने चर्चा कर ली। कुछ लोग इसे रासो यज्ञ से मानते हैं, कुछ इसे रासक शब्द से मानते हैं, आचार्य शुक्ल इसे रसायन से मानते हैं। तो कहने का आशय है कि अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर, ये मूल रूप से शब्द कहाँ से आया है उसको लेकर विद्वानों ने इस पर चर्चा भी की है पर्याप्त रूप से। आचार्य शुक्ल रासो शब्द का संबंध रहस्य से मानते हैं, लेकिन विशलदेव रासो में इसका अर्थ रसायन का परिचायक है। इसका संबंध मूल कथानक से है। मूल रूप से रासो शब्द एक छंद के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका उपयोग अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। इन रासो साहित्य में जो रासो शब्द आया है, रासो शब्द व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, रासो शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर क्या मत व्यक्त किए हैं। और एक प्रमुख जो बात सामने ऊपर कराती है, रासो अपभ्रंश साहित्य का एक छंद भी रहा है और इस छंद के प्रयोग के कारण संभवतः ये रासो शब्द इतना व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है काव्य रचनाओं के नामकरण में। छंदों की विविध मुखी प्रयोग, वीरगाथाकालीन राष्ट्र साहित्य में छंद के क्षेत्र में तो माने क्रांति ही कर दी हो। छंदों का जितना वैविध्यमय प्रयोग इस साहित्य में मिलता है उतना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ है। यानी इससे पहले का जो साहित्य है उसमें भी इतने छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। इतने छंदों की जो विविधता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पूर्व में हमें देखने को नहीं मिलती है। कुछ छंदों के नाम दिए गए हैं: दोहा, त्रोटक, शोरठा, छप्पय, गाथा, सटक, रोला, उल्लला और कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ में हुआ है। पृथ्वीराज रासो में छंदों का परिवर्तन और प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, लेकिन कहीं भी मूल कथानक में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो के संबंध में लिखते हैं, रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के हृदय में प्रसंगानुकूल कंपन उत्पन्न करते हैं। ये तो होगी छंद पर चर्चा। अब हम इसके अलंकारों पर देख लेते हैं। अलंकार, वीरगाथाकालीन चारण कवियों ने अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्थान स्थान पर सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो में बहुत सारे अलंकारों का चित्रण न करते हुए भी कुछ अलंकारों का सुंदर प्रयोग हम वहाँ पर देख सकते हैं, जो सजीव और सुंदर है। उत्प्रेक्षा और उत्तेश्योति अलंकारों का सुंदर वर्णन देखिए। जैसे यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दिया गया है: मनोकंत शशिमान कला 1600 बनी है। यहाँ पर शशि होता है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसका मुख इस प्रकार का है जिस प्रकार से मानो चंद्रमा की 16 कलाएँ होती है। तो इस तरह से साहित्य में अलंकारों का प्रयोग चाहे कम संख्या में हुआ है, लेकिन जितने भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो बहुत ही सजीव और सुंदर है। डिंगल भाषा और भाषा, इसकी भाषा संबंधी भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पूर्व में भी हमने
पृथ्वीराज रासो पर जब हम बात कर रहे थे उस समय डिंगल और पिंगल क्या है उस पर हमने पर्याप्त रूप से चर्चा की थी। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। वीर गाथा कालीन राष्ट्रीय काव्य की अन्य उल्लेखित विशेषता यह है कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। पुनः देख लेते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिश्रण है उसे डिंगल नाम से पुकारा जाता है। और जो वीर गाथात्मक काव्य या वीर रस के प्रणयन में यह जो डिंगल है बहुत ही उपयुक्त रही है। इसी कारण हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो चारण जो कवि है उन्होंने डिंगल भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और ये प्रयोग अभी भी जारी है इनकी परंपरा में। और जो पिंगल जो भाषा है वह मूलतः ब्रज भाषा का आधार लिए हुए अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश और जो ब्रज भाषा का मिश्रण है जिससे आगे चलकर ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई या ब्रज भाषा का विकास हुआ। ये मूल रूप से जो अन्य वीर रस के अतिरिक्त जो अन्य रस है उनके लिए उपयुक्त भाषा है। बड़ी कोमलकांत शब्दावली के प्रयोग के लिए यह पिंगल भाषा उपयुक्त है। तो इसलिए इन वीर गाथात्मक राष्ट्र काव्यों में भी जहाँ पर श्रृंगार आदि जो कोमल जो रस है उनके वर्णन में हमें पिंगल भाषा देखने को मिलती है। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल के नाम से जानते हैं। और आदिकाल में यदि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखते हैं तो कोई न कोई भाषा एक केंद्रवर्ती भाषा रही है और अन्य भले उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हो कवि उन्होंने भी उस भाषा का अनुकरण किया है। जैसे आदिकाल में राजस्थानी हमें देखने को मिलती है और उससे हम आगे जाएं तो भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधि रही है। उससे आगे हम जाते हैं तो खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये कुछ मूल भाषा रही है और इनका अनुकरण अन्य जो इसके स्थान में मतलब जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के क्षेत्र में न रहने वाले कवियों ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो उसी प्रकार से राजस्थानी भी जो अपभ्रंश जो काल है उसके बाद का जो समय आता है आदिकाल में राजस्थानी का भी सुंदर प्रयोग हुआ है जिसे हम डिंगल के नाम से जानते हैं। ये भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। युद्ध काल था उस समय का और अपने आश्रयदाता राजा जो कि युद्ध में संलग्न रहते थे और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए न केवल काव्य की रचना करते थे बल्कि स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित भी रहते थे और राजाओं का अपनी सेनाओं का मनोबल भी बढ़ाते थे। तो वीर रस के लिए जो डिंगल भाषा है जिसे आगे चलकर राजस्थानी का विकास हुआ, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी जिसे डिंगल कहा जाता है, आगे चल के जिससे राजस्थानी का विकास हुआ, ये वीर रस के वर्णन के लिए, युद्धों के वर्णन के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा रही है। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कवि अपनी कविता में राज दरबार में ऊंचे स्वर में इसको गाते थे, उनको पढ़ाते थे। दरबार में अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता की प्रशंसा किया करते थे, उनकी दान वीरता की प्रशंसा किया करते थे और यहाँ तक कि उनका मनोरंजन भी किया करते थे। तो वीर रस के लिए ये जो डिंगल है बहुत ही उपयुक्त भाषा रही है। पिंगल भाषा का प्रयोग प्राय विवाह और प्रेम के प्रसंगों में वर्णन के लिए किया जाता था। तो जो पिंगल भाषा है यह ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रित रूप है और जो कोमल जो रस है जैसे श्रृंगार रस है यानी वीर रस और रौद्र रस, ये जो रस है इनके अतिरिक्त जो अन्य जो रस है इन्हें कोमल रस कहा जाता है। तो श्रृंगार आदि जो रस है कोमल रस के वर्णन के लिए भाषा बहुत उपयुक्त थी। इसलिए जो जहाँ पर राजा के जो विवाह प्रसंग है उनके जो प्रेम प्रसंग का वर्णन कवि करता है
तो वहाँ पर ये उसकी जो लेखनी है वो अपने आप कोमलकांत पदावली वाली हो जाती है और वे पिंगल भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। इस तरह युद्ध वर्णन के लिए डिंगल और प्रेम या विवाह वर्णन के लिए पिंगल भाषा का वर्णन का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से यह जो ह्रस्व काव्य की जो विशेषताएँ हैं उसका तीसरा वीडियो है और तीनों वीडियो को आपको देखना है ताकि जो ह्रस्व काव्य है उसकी सामान्य विशेषता किस प्रकार की, उसकी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की है, उसको आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। और इसी के साथ में हमारा जो आदिकाल है वह समाप्त होता है। आदिकाल के अंतर्गत हमने सिद्धों का साहित्य, जैनों का साहित्य और नाथों का साहित्य और ये जो ह्रस्व काव्य है इसको हमने पढ़ा। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से जो PDF भेजी है उसको आप पढ़िए और जो वीडियो आपको भेजे गए हैं उनको आप अच्छी तरह से सुनिए। उसके उपरांत भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपनी शंका के समाधान के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आदिकाल का नामकरण और आदिकालीन जो साहित्य है उसके ऊपर विस्तृत लेख, लौकिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ, कुछ टिप्पणी पर भी प्रश्न दिए गए हैं जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और ह्रस्व साहित्य। तो आप इनको यदि विस्तार से पढ़ेंगे, जो मैंने PDF भेजी उसको पढ़िए और वीडियो को आराम से सुनिए, तो आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। आगे से हम अगला जो काल है आदिकाल के बाद का काल जो भक्ति काल है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।